उधर सुबाहु के गायब होने के कई दिन बाद विलोचन बाहु ने अपनी माँ बिश्नवी से कहा, माँ, ये सुबाहु कितना पागल है जिसने मुझे बंदी बनाने वाले व्यक्ति खांडवराज के पुत्र तेजस को छोड़ दिया। बेटे, सुबाहु ने ठीक ही किया, क्योंकि उसने दूसरे राजा से मित्रता का हाथ जो मिला लिया। रानी वैष्णवी ने अपने पुत्र को जवाब देते हुए कहा। इधर रानी वैष्णवी रानी दुर्गा से कहती हैं, दीदी, मैं तो अब निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेरा पुत्र किसी योग्य कार्य का नहीं रहा। उसमें केवल दुष्टता ही शेष रह गई है। हमारे अपने राज परिवार में ही कुटिलता फैलाने में वह निपुण है, किंतु जब बात बाहरी संकटों की आती है तब उसकी सारी शक्ति जैसे लुप्त हो जाती है। देखिए ना, खांडवराज के पुत्र ने ही उसे बंदी बना लिया था। यदि सुबाहु समय पर न आता और उसे सबक न सिखाता तो वह खांडव राजपुत्र कभी भी हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकता था। सुबाहु ने न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि बुद्धिमानी से उसे मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। और इधर मेरा पुत्र, जिसे स्वयं खांडव राज का पुत्र बंदी बना ले गया, वह सुबाहु को ही दोष देता है। कहता है कि सुबाहु ने उसे बंदी क्यों बनाया और फिर मुक्त क्यों कर दिया। क्या यह न्याय है? क्या यह समझदारी है? मुझे अब उसकी बुद्धि और नीयत दोनों पर संदेह है। कुछ समय बाद विलोचन बाहु को यह चौंकाने वाला समाचार मिला कि सुबाहु को खांडवराज भीष्मक ने न केवल अपने साथ ले गया है, बल्कि उसका उपचार भी करवा रहा है। इधर दुर्गा ने विलोचन बाहु को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र विलोचन बाहु, तेरे भाई सुबाहु का कुछ पता चला? मां, हमारे भाई सुबाहु का दुश्मन खांडवराज भीष्मक के यहाँ छिपा है, जो मखोटा पहनकर रहता है, जिसका नाम सुकमा है। वो उस राज्य के हर गुप्तचर पर नजर रखता है। किसी प्रकार की भी शक होने पर वो उसे मार देता है। अपने जवाब में विलोचन बाहु ने रानी दुर्गा से कहा। इधर विलोचन बाहु की माता रानी वैष्णवी अपने पति राजा बिनवेंद्र सिंह से वार्ता कर रही थीं। उनकी आंखों में चिंता और क्रोध एक साथ झलक रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि सुबाहु के लोप होने के पीछे विलोचन बाहु का ही हाथ है। उसके व्यवहार में निरंतर विद्रोह और कटुता देखी है मैंने। मैं चाहती हूं कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। राजा बिनवेंद्र सिंह कुछ कह पाते, इससे पहले ही रानी दुर्गा वहां आ पहुंची। उन्होंने दोनों की बातचीत सुन ली थी। वे आगे बढ़कर वैष्णवी के हाथों को थामते हुए दृढ़ स्वर में बोली, बहन वैष्णवी, ऐसा कठोर विचार मत पालो। विलोचन बाहु चाहे जैसा भी हो, आखिर हमारा ही रक्त है। अब हमारे पास एक ही पुत्र शेष बचा है जो हमारे वंश की धारा को आगे बढ़ा सकता है। उसे दंड नहीं, स्नेह की आवश्यकता है। उसे समझाओ, सुलझाओ, पर उसे मत खो। यह सब बातें विलोचन बाहु पास ही एक खंभे की ओट से छिपकर सुन रहा था। उसकी आंखों में हलचल थी। एक ओर मां के संदेह ने उसे तोड़ दिया था और दूसरी ओर रानी दुर्गा के स्नेहिल शब्दों ने उसका हृदय नम कर दिया। उधर विलोचन बाहु खांडवराज से निर्णायक युद्ध के लिए खांडव राज्य की गुप्त से गुप्त जानकारियां एकत्र करने में जुटा रहता है, ताकि न केवल सुबाहु का अंत किया जा सके, बल्कि उसे दिए गए जहर का रहस्य भी कभी उजागर न हो। इसी बीच उसके गुप्तचरों से एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। राजकुमार, इस समय खांडवराज और उनका पुत्र तेजस गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और सुबाहु का भी उपचार अभी जारी है। यह समाचार सुनकर विलोचन बाहु सोचता है, अब इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। यही समय है खांडवराज पर आघात करने का। विचार पक्के होते ही विलोचन बाहु अपनी सेना संग खांडव राज्य पर चढ़ाई कर देता है। उधर खांडवराज का पुत्र तेजस कुछ स्वस्थ होते ही टहलने के उद्देश्य से राज्य की सीमा की ओर निकल जाता है। उसी दौरान उसकी भेंट विलोचन बाहु से हो जाती है। दोनों की दृष्टि मिलते ही बीते समय की कटु स्मृतियां ताजा हो उठती हैं। विलोचन बाहु तेजस को देखते ही अतीत की उस घटना को याद कर क्रोध से भर उठता है, जब तेजस ने उसे इसी स्थान पर बंदी बनाया था और तभी उसके भाई सुबाहु ने आकर उसे मुक्त कराया था। इस अपमान की पीड़ा और भाई के प्रति प्रेम का भाव विलोचन बाहु को विकराल बना देता है। विवाद कुछ ही क्षणों में आक्रोश में बदल जाता है और दोनों के बीच तीव्र युद्ध छिड़ जाता है।
क्रोधित विलोचन बाहु तेजस पर तलवार से ऐसा प्रहार करता है कि तेजस का एक हाथ कटकर भूमि पर गिर पड़ता है। तेजस पीड़ा से तड़पता है और उसी क्षण विलोचन बाहु उसे बंदी बना लेता है। उधर इस संघर्ष को देख रहे एक सैनिक किसी तरह प्राण बचाकर खांडव राजा भीष्मक के पास पहुंचता है और समूची घटना की सूचना देता है। अंतःपुर खांडव महल, औषध कक्ष। राजा भीष्मक गंभीर मुद्रा में शाही वैद्य के निर्देशन में सुबाहु का उपचार करवा रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। पास ही पलंग पर सुबाहु अर्धचेतन स्थिति में है। भीष्मक धीरे झुककर सुबाहु के मुख पर हाथ फेरते हुए कोमल स्वर में, तुम्हारे बिना ये राजमहल कुछ सूना सा हो गया है सुबाहु। तुम्हारे स्वास्थ्य की प्रार्थना हर क्षण कर रहा हूं बेटा। तभी द्वार से एक सिपाही भागता हुआ आता है, घबराया हुआ। एर्मिक झुककर हाँफते हुए, महाराज क्षमा करें, परंतु एक अत्यंत दुखद समाचार है। राजकुमार तेजस को पड़ोसी राजा ने युद्ध में बंदी बना लिया है। उनकी एक भुजा भी कट चुकी है। भीष्मक स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू ढुलककर सुबाहु की छाती पर गिरते हैं। सुबाहु ये सुनकर चौंकता है और आंखें खोलता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठता है। सुबाहु कड़े स्वर में उठते हुए, क्या कहा आपने महाराज? तेजस को बंदी और आप अभी भी यहां? भीष्मक घबराकर, नहीं बेटा, अभी तुम युद्ध योग्य नहीं हो। वह बहुत बलशाली राजा है। सुबाहु अपना मुखौटा पहनते हुए स्वर गहरा और दृढ़ हो जाता है। अब मुझे सुबाहु मत कहिए। मेरा असली नाम है सुकमा, और इस बार जो शत्रु आपको निर्बल समझ बैठा, मैं उसे उसके घमंड सहित जंजीरों में बांधकर लौटूंगा। युद्ध क्षेत्र धूल और रक्त से सना मैदान। सुकमा क्रुद्ध रूप में रणभूमि में पहुंचता है। युद्ध करता है, दुश्मनों को पछाड़ता है, तेजस को मुक्त करता है, फिर स्वयं विलोचन बाहु को युद्ध में हराकर बंदी बनाता है। विलोचन बाहु घुटनों के बल पराजित। तुम कौन हो? इतना बल कहां से लाए हो? सुकमा उसके ऊपर खड़े होकर गर्जना करता है, मैं खांडव का प्रहरी हूं, भीष्मक का उत्तराधिकारी नहीं, उसका रक्षक हूं। उधर उसके पीछे पीछे राजा भीष्मक भी वहां पहुंच जाते हैं। तब सुकमा यानी सुबाहु ने उस विलोचन बाहु को राजा भीष्मक के पैरों में डालते हुए राजा भीष्मक से कहा, महाराज, ये बंदी मानव इतना लक्षणहीन है कि अगर इसके पैर भी किसी राज्य पर पड़ जाए तो उस राज्य का विनाश होना निश्चित है। इसलिए इसे यहाँ से जल्द भगा दिया जाए, ताकि इसके लक्षणों का प्रभाव आपकी राजधानी पर ना पड़ सके और ये यहाँ फिर से अपना मुंह भी ना दिखा सके। इस तरह सुकमा बना सुबाहु उस विलोचन बाहु को स्वयं बंदी बनाने के बाद राजा भीष्मक से कहकर छुड़वा देता है। इधर राजा भीष्मक ने अपनी जनता को सूचित कर कहा, जनता जनार्दन, आज से ये मेरा दूसरा पुत्र सुकमा है। दृश्य काशी नगर, रात्रिकाल राजकुमारी शिवांगी द्वारा भेजा गया गुप्त संदेश। राजकुमारी शिवांगी का संदेश। माता श्री रानी दुर्गा को मेरी सादर वंदना। प्रार्थना है कि आप मुझे यह अवगत कराएं वह तीर जिससे विलोचन बाहु ने आपके शिविर में अग्निकांड कराया था। क्या उसकी कोई पहचान हो पाई? वह किस दिशा से आया? किसने चलाया? क्या कोई प्रमाण शेष है? और मेरी दूसरी विनती, कृपया अब और विलंब न करें। यदि आपका हृदय अनुमति दे तो कृपया मेरे और युवराज सुबाहु के विवाह की विधिवत घोषणा कर दें। यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। प्रत्युत्तर महारानी दुर्गा का संदेश भाव विह्वल स्वर में। प्रिय पुत्री शिवांगी, तेरी प्रार्थनाएं मेरे हृदय को छलनी कर जाती हैं, परंतु अब उस तीर की पहचान जानना भी व्यर्थ है, क्योंकि जो तीर आग लेकर आया था वह हमारे जीवन में केवल धुआं और राख छोड़ गया है। और जहां तक तेरी दूसरी विनती का प्रश्न है, बेटी, अब वह कभी पूरी नहीं हो सकेगी। तेरी मनोकामनाओं के साथ मेरा भी सब कुछ भस्म हो चुका है। वह सुबाहु जिसे तू पाना चाहती थी, जिसे मैंने अपनी संतान से बढ़कर तेरा वर मान लिया था, उसे हमसे छीन लिया गया। वह अब इस लोक में नहीं है पुत्री। वह बलि का बकरा बना, राजनीति की बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया और मैं कुछ न कर सकी। अब मैं नहीं चाहती कि तू उस प्रतीक्षा में अपने शेष जीवन को भी विष बना ले। सुबाहु अब नहीं लौटेगा।
और मैं नहीं चाहती कि तू उसकी परछाई में जीती रह जाए। तेरी माँ दुर्गा। राजकुमारी शिवांगी को जैसे ही सुबाहु के अपहरण की सूचना मिली, वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह कांपती हुई अपनी माँ रानी वैशाली के पास पहुंची और विह्वल स्वर में बोली, माँ, अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। सुबाहु, जिसे मैं पूरे हृदय से प्रेम करती हूँ, जिसके अंश को मैं अपनी कोख में पाल रही हूं, अब वह नहीं रहा। मुझे भी इस संसार से विदा ले लेनी चाहिए। रानी वैशाली उसकी पीड़ा को समझ रही थीं, किंतु उन्होंने स्वयं को संयत रखते हुए शिवांगी को गले से लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, बेटी, जीवन तुम्हारा अकेला नहीं है। अब तुम्हारे भीतर एक और जीवन पल रहा है, सुबाहु की निशानी। क्या तुम चाहोगी कि वह शिशु बिना देखे ही इस दुनिया को छोड़ दे? नहीं शिवांगी, अब तुम्हारा हर सांस उस बच्चे की जिम्मेदारी है। रानी वैशाली के इन शब्दों ने शिवांगी के भीतर की टूटती चेतना को एक बंधन दिया। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। तत्पश्चात रानी वैशाली ने विशेष प्रबंध कर गुप्त रूप से राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई और यह सुनिश्चित किया कि गर्भावस्था और शिशु दोनों पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, परंतु इस बात को महल के बाहर कोई न जान सके।